गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम देखेंगे आर्टिकल 21, दैट इज़ अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फंडामेंटल राइट में अब देखोगे 19 और 21, दैट इज़ अ फंडामेंटल अमॉन्ग फंडामेंटल्स। तो हम देखेंगे कि पहले आर्टिकल 21, फिर कोशिश करेंगे कि देखने के लिए कि 21 और 19 के बीच क्या रिलेशन है। लेकिन आर्टिकल 21 जैसे आप पढ़ो तो उसमें दिखता क्या है? अनुच्छेद 21 में दिखता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और दैहिक, दैहिक का मतलब देह, शरीर, क्योंकि वास्तविकता में है कि व्हाट इज मोर पर्सनल। कई बार आप कहते हैं ना ये पर्सनल हमारा है, तो कई बार लोग कहते हैं भाई अपने पर्सनल सामान की सुरक्षा खुद करिए। तो व्हाट इज मोस्ट पर्सनल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, दैट इज हिज राइट टू लाइफ। यानी नथिंग इज मोर पर्सनल देन माई बॉडी। मेरे शरीर से ज़्यादा पर्सनल कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही सारे व्हाट्सएप के मैसेज पर्सनल है। देन उसके बाद हमारे हेयर स्टाइल पर्सनल है। तो शरीर, बॉडी इज मोस्ट पर्सनल। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखोगे आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है राइट टू वेरियस फ्रीडम। उसमें तमाम स्वतंत्रता के प्रकार हैं, यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अब जरा देखें कि आर्टिकल 21 अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है तो इसके मतलब क्या हो सकते हैं। तो हाउ वी कैन कम अबाउट अ नैरोअर मीनिंग ऑफ अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका थोड़ा संकीर्ण मतलब देखा जाए, संकीर्ण अर्थ। व्हाट इज अ नैरोअर मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो संकीर्ण अर्थ का सीधा मतलब ये है कि आप, इसका मतलब है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आप क्लास में आ रहे हो, जब क्लास में जब आ रहे हो मूवमेंट कर रहे हो, दैट इज आर्टिकल 19। या आप कहोगे सर हम तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब जहाँ से भी आप घर में भी मूवमेंट कर रहे हो, घर के बाहर पार्क में मूवमेंट कर रहे हो, आर्टिकल 19। लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो आपको बड़े भाई ने एक घूंसा पीछे से मारा, दैट इज अटैक ओवर योर पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ। यानी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता पर जो हमला किया गया, कोई आपको घूंसा मार दे। तो व्हाट इज अ नैरोअर मीनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि फिर इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल इंजरी, फिजिकल टॉर्चर, दैहिक प्रताड़ना से आज़ादी, फिजिकल टॉर्चर। दैहिक प्रताड़ना से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल टॉर्चर। तो आप जानते हो फिजिकल टॉर्चर का मतलब होता है, और फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल इंजरी। अब कोई कोई बाह मरोड़ दे, कोई कान नोच के भाग जाए, दैट इज अटैक ओवर आर्टिकल 21। अब शरीर पे हमला हो रहा है। एक बार तो इंडिया के कई स्टेट में प्रॉब्लम आई थी कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। कोई किसी की चोटी काट ले जा रहा था, तो अगर किसी कोई बाल काट दे, दैट इज अटैक ऑन 21, दैट इज अटैक ऑन 21। तो अब आप देखोगे कि अगर ये फिजिकल प्रताड़ना से मुक्ति, अगर दैट इज अ फ्रीडम, तो इसका मतलब क्या है? श- शरीर पर हमले का भाव, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल इंजरी, शारीरिक हमले से बचाओ, शारीरिक हमले से आज़ादी, या फ्रीडम फ्रॉम एर्बिट्ररी अरेस्ट,
मनमानी हिरासत में लेने से आज़ादी, मनमानी हिरासत के विरुद्ध आज़ादी, मनमानी हिरासत के विरुद्ध आज़ादी, तो यानी फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, तो फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, तो ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बेसिक मीनिंग, नैरवर मीनिंग। अब जरा सोच के देखो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अगर ये है बिल्कुल पर्सनल लिबर्टी है, ये संकीर्ण मतलब है, तो अब जरा देखो अगर ये मतलब है तो फिर तो एवरीबडी इज एंजॉइंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन अब जरा अब सोच के देखो दोस्तों, हमारे यहाँ सोसाइटी में एक तरफ है विराट कोहली, एक तरफ विराट कोहली है, इनको भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। दूसरी तरफ भिखारी है, इसको भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। दूसरी तरफ रिक्शा चालक है, उसको भी, रिक्शा पुलर है। दूसरी तरफ बेगर है। इवन एवरीबडी कैन क्लेम, दूसरी तरफ एक छात्र है, स्टूडेंट है। तीसरी तरफ एक उद्योगपति है, या एक अमिताभ बच्चन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है। और तीसरी तरफ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्टूडेंट है। तो अब आप जरा सोच के देखो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो ये तो बात ठीक है, अगर कोई भिखारी व्यक्ति है उसको कोई पिटाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ही और सी इज एंजॉइंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये बात ध्यान रखने की है। अगर कोई रिक्शा पुलर है और उसको कोई कोई अगर मारता नहीं है, पीटता नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सीधा मतलब क्या है? पिटाई कुटाई से फ्रीडम। अब पिटाई कुटाई से फ्रीडम ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो दैट इज नैरेवर मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, भिखारी कैसे आज़ाद है? क्योंकि जितने मायने हमने देखे आर्टिकल 21 में, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें तो किसी भाई विराट कोहली पे भी कोई हमला नहीं कर रहा है कि विराट कोहली पे कब अटैक माना जाएगा कि मान लो उन्होंने सेंचुरी मारी और किसी न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर ने आके उनको एक तमाचा मारा होता, कोई सेंचुरी क्यों मारी? दैट इज अटैक ओवर विराट कोहली। अब मान लो कोई भिखारी है, सड़क पे भीख मांग रहा है और अचानक आपने जाकर उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, दैट इज अटैक ओवर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आप याद रखो, हमारे पड़ोसी नहीं बल्कि पुलिस ने मनमानी अरेस्ट में ले लिया, दैट इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब यही है, तो आप कहोगे सर ये बताओ, इसका मतलब है कि फिर भिखारी कौन सा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है? घर तो है नहीं। अब आप कहोगे सर यही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यही है? अगर इसी का नाम आज़ादी है, इसी का नाम जीवन और दैहिक स्वतंत्रता है, फिर तो सवाल है भिखारी भी आज़ाद है। तो आप कहोगे भिखारी ने तो भीख मांगने का चॉइस किया है, तो हम क्या करें? वो तो भीख मांगना चाहता है। फिर आप कहोगे कि जो रिक्शा चालक है, अब कोई इसको मारपीट नहीं रहा है, अब रिक्शा चालक ने, रिक्शा पुलर ने क्या किया? दिन भर रिक्शा चलाया, कुछ पैसा नहीं मिला। फिर भी आप कहोगे नो नो, ही सी इज इंटाइटल्ड टू चूज द प्रोफेशन। तो अब जरा सोच के देखो, अब तो सब ये कहोगे कि, अब तो सब कहोगे कि ना ना ये तो सब राइट है। और दोस्तों सच मानो, व्हाट इज अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? अब अगर दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता का व्यापक मतलब देखो, व्हाट इज अ ब्रॉडर मीनिंग? या दैहिक स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ क्या है? तो आप देखोगे दोस्तों, संकीर्ण अर्थ क्या है? जैसे आप कहोगे चॉइस ऑफ, कल कई बच्चे पूछ भी रहे थे, शादी करने की आज़ादी, आर्टिकल 21 है। लेकिन अरे बच्चों, शादी तब करोगे जब नौकरी घर मिलेगा। वैसे कई बच्चे कहेंगे ना ना सर, नौकरी हर बाद में ले लेंगे, पहले शादी विवाह कर ले। दैट डिपेंड्स अपॉन यू।
लेकिन सच मानो अगर नौकरी के पहले शादी विवाह कर लिया तो फिर उसके बाद तो फिर घर में रोज तांडव होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई सेक्सुअल चॉइस ये तो हमारी पर्सनल लिबर्टी है, शादी करना पर्सनल लिबर्टी है, टैटू बनाना पर्सनल लिबर्टी है। अब मान लो विराट कोहली ने टैटू बना लिया, कोई कहे कि टैटू क्यों बनाया है, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी है। अब जरा सोच के देखो, अगर ये पर्सनल लिबर्टी है तो व्हाट्सएप पे चलने वाली चैट को भी लिमिटेशन करना चाहिए। आर्टिकल 19 में यही तो कहा गया है, देयर मस्ट बी लिमिटेशन ओवर फ्रीडम। अब आजकल बच्चे तो अपना अब चैट ही करते रहते हो, हमारी चैट सुनने के बजाय अपनी चैट कर ले रहे हैं। अब आप सोचो बच्चों, अब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, हम क्या कह सकते हैं उन्हें, दैट इज़ अ फ्रीडम। लेकिन सच मानो व्यापक अर्थ क्या होता है, लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का व्यापक मतलब केवल टैटू बनाना नहीं, केवल निजता रखना, राइट टू प्राइवेसी नहीं, हकीकत की बात है। इसका मतलब क्या है? अब आप कहोगे कि दैहिक स्वतंत्रता से मुक्ति, दैट इज नेगेटिव मीनिंग। व्हाट इज अ लार्जर मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? लार्जर मीनिंग क्या होगा? इसमें बोलने की भी आज़ादी आएगी, उसमें आने जाने की आज़ादी आएगी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप कहोगे सर ये बताओ, ये तो आर्टिकल 19 में था। तो हकीकत की बात यह है कि आर्टिकल 19 एंड 21 दैट इज टू पार्ट ऑफ सेम कॉइन। आर्टिकल 19-21 के बीच का रिलेशन वैसा है जैसा विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच का रिलेशन है। अब जरा सोच के देखो, आर्टिकल 21-91 दैट इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसीलिए भाई दो मान लो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता मिल जाए और कहा जाए घर में बंद रहो, घर में बंद रहो, कोई पिटाई न करे, कोई पिटाई भी न करे, लेकिन आना जाना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, तो ऐसी राइट टू लाइफ का मतलब क्या होगा? क्योंकि जो हमारे घर में पेट होता है, देखो दोस्तों, अगर केवल खाना पीना ही, मान लो कोई भिखारी है उसको 2 रोटी सुबह शाम दे दिया, तो आप कहेंगे राइट टू लाइफ है। ये तो फिर स्लेब है, दास है, दास्ता। और आप याद रखो, केवल रोटी कपड़ा मकान मिल जाने से राइट टू लाइफ थोड़ी होती है। राइट टू लाइफ का मतलब है आना जाना बोलना। इसका मतलब है एवरी पार्ट ऑफ आना जाना बोलना व्यवसाय करना, दैट इज एवरी पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो आर्टिकल 19 में जितनी बात आती है सब आर्टिकल 21 का हिस्सा है, पहली बात। दूसरा, इतना ही नहीं, आर्टिकल 21 में ये भी आएगा, ठीक है बोलेंगे आएंगे जाएंगे, शरीर रहेगी कब? अब पता चला कि उसके लिए क्या चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो भाई हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, एक मिनिमम आवास भी चाहिए। देयरफॉर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंक्लूड्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ बेसिक हेल्थ, राइट ऑफ मिनिमम हाउसिंग, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, कैसे जीवन के अधिकार का बड़ा मतलब बन गया। यानी अब याद रखो, अगर शिक्षा नहीं मिला, हेल्थ नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, हेल्थ नहीं मिला, तभी तो सारी बात आएगी। इसलिए बात ध्यान में रखने की है कि द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज वेरी वाइडर। इसमें अब यही भी पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रदूषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आप देखोगे अगर पोल्यूशन होगा तो आधी जिंदगी तो हमारी पोल्यूशन ले लेता है। विदाउट राइट टू हेल्थ एंड एजुकेशन, विदाउट राइट टू हाउसिंग शेल्टर, तो जीवन का मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तभी बोलने का मतलब होगा। क्योंकि आपको कह दिया जाए भाई बोलो, शिक्षा, कभी स्कूल गए ही नहीं, क्या बोले? फिर कह दिया जाए बोलो, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, फिर कह दिया जाए बोलो, आवागमन कहीं है नहीं। दैट इज़ अ पॉइंट। आर्टिकल 19-21 इज़ वेरी मच कॉम्प्लीमेंट्री, और आर्टिकल 21 में 19 की बात तो शामिल होगी ही। और सबसे बड़ी बात है, दैट इज आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज कॉम्प्रिहेंसिवली
अगर इनका मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसीलिए कुटाई पिटाई से मुक्त होना, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल टॉर्चर इज अ नैरोअर मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ब्रॉडर मीनिंग क्या है? ब्रॉडर मीनिंग क्या है? वो बेसिक कंडीशन भी होनी चाहिए जिसमें हम वी कैन लिव अ लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा में जीवन का अधिकार, ये राइट टू लाइफ है। सेक्सुअल फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यौन शोषण मुक्ति, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। अब ये सारे, अब आप कहोगे सर ये बताओ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आपको कहाँ से मतलब पता चला? दैट इज नैरोअर मीनिंग, तो दैट इज ब्रॉडर मीनिंग। ये बड़ा मतलब है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। इसलिए सच मानो, आज तुम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए, हर बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन हो और हेल्थ केयर की फैसिलिटी फ्री हो, तभी तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आप कहोगे सर ये बताओ कि आप कहोगे ये बताओ सर ये सब आपको मिला कहाँ से? आर्टिकल 21 में तो केवल यही बात लिखी गई है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में तो यही बात लिखी गई है। और अभी भी आप देख सकते हो आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है। कभी आप आर्टिकल अगर हम आपको दिखा दें तो आर्टिकल 21 में एक बड़ी बेसिक सी बात लिख दी गई है। अगर आप आर्टिकल 21 में आपको दिखा दूं, उसमें तो बिल्कुल एक बेसिक सी बात लिख दी गई है। और ये है आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 बेसिक, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब है ये दो ही चीज मुख्य आ रही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी भी आपके ये आप देख सकते कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्राण और दैहिक स्वतंत्र जीवन कह लो, प्राण कह लो, यही बात तो है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो एक ही शब्द है। आप कहोगे सारे ये सब आप बताते जा रहे हो, तो कैसे हम मान लें कि कैसे राइट का एक्सपेंशन हुआ? यहीं पे आपको जो देखने वाली बात यह है दोस्तों कि देखो, सच मायने में बात तो एक लिखी गई है, हियर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स। यही उच्चतम न्यायालय की भूमिका आती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समय समय पर इसी राइट को एक्सपेंड किया है, और आर्टिकल 21 का जितना इंटरप्रिटेशन हुआ है, जितना एक्सपेंशन हुआ है, उतना शायद ही किसी आर्टिकल का एक्सपेंशन हुआ होगा। क्यों? अब बच्चों देखो, ये माना कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो, अब आप कहोगे नैरोअर मीनिंग कहाँ से है, ब्रॉडर मीनिंग कहाँ से आई, तो वी कैन रिफर द टू केसेस। इसे सच मानो, अगर राइट शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, दैट इज मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तब तो छात्र के लिए, रिक्शा चालक के लिए, भिखारी के लिए, सभी के लिए राइट टू लाइफ होगी। अगर राइट टू लाइफ दैट इज नैरोअर मीनिंग, तो उसका मतलब है तो विराट कोहली के लिए और उद्योगपति के लिए वो तो राइट टू लाइफ होगा, बाकी लोगों के लिए राइट टू लाइफ का मतलब ही नहीं है। क्योंकि टैटू तब बनाएंगे दोस्तों जब नौकरी मिल जाएगी, जब शादी ब्याह हो जाएगा तब तो टैटू बनाएंगे। घर है ही नहीं है, बाइक है ही नहीं है, टैटू बनाकर घूम रहे हैं, कपड़े भी नहीं है पहनने को, टैटू बनाकर घूम रहे हैं। इसलिए राइट टू लाइफ के बड़े मतलब हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा समय समय पर। एंड व्हाट इज अ फंडामेंटल केस? जो सबसे बड़ा फंडामेंटल केस था राइट टू लाइफ का, वो था गोपालन केस, ए के गोपालन। कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर में ए के गोपालन, अरुण कुमार गोपालन। हिस्टोरिकल था, दैट वाज सेट बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1950। तो सुप्रीम कोर्ट में गोपालन किस्सा ये था, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। और आप जानते हो साम्यवादी, आज भी जो माओवादी कौन है, साम्यवाद यानी जो आज के माओवादी हैं वो कम्युनिस्ट के बच्चे हैं। जो साम्यवादी दल है, जब देश, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि हमारा संविधान बन रहा था और हमारे साम्यवादी भाई ये कह रहे थे कि ना ना हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, तो उनसे पूछा गया कि सर ये बताओ, तो ये बताओ, आपका देश अगर आज़ाद नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? तो उन्होंने कहा अगर भाई देखो, सबको समान एक जैसा मकान नहीं है, एक जैसी ज़मीन नहीं है, जब सबको एक जैसा मकान हो जाएगा, सबको एक जैसी ज़मीन हो जाएगी, तब हमारा देश आज़ाद होगा। और सच मानो एक तरफ देश आज़ाद हो रहा था, नेहरू जी इधर लाल किले पर भाषण दे रहे थे।
कि वो कहा करते थे कि हम भारत की आंखों से आंसू हटा देंगे, भारत को नया देश बना देंगे। और इधर हमारे माओवादी भाई तेलंगाना में, आज का ही तेलंगाना है, वहाँ पे तमंचे पे डिस्को कर रहे थे। माओवादियों ने कहा हम देश में आग लगा देंगे, आज़ादी हमें नहीं मिली है, काला झंडा फहरा रहे थे। इसलिए एक ही गोपालन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक ही गोपालन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उनके वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और भारत के जज पतंजलि शास्त्री। एक ही गोपालन के वकील को एक ही गोपालन को जब अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, यही फेमस केस आया एक ही गोपालन केस। तो जब उनका वकील गया उच्चतम न्यायालय, तो वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, ये देखो हमारे मुक्किल का राइट टू लाइफ छीन लिया गया, पर्सनल लिबर्टी छीन ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भाई ऐसा क्या हुआ कि पर्सनल लिबर्टी छीन ली गई। उनका हमारे ए के गोपालन साहब को जेल में बंद कर दिया गया, और जेल में बंद करना तो पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को जेल में बंद करना, क्योंकि बच्चों बात याद रखना है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है, ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है, बल्कि ये स्टेट लॉ से लिमिट कर सकता है, स्टेट के द्वारा उसको लिमिटेशन लगाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ए के गोपालन को अरेस्ट किया गया है किसी लॉ के अंतर्गत। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लॉ तो बनाया गया है, लॉ के अंतर्गत ही अरेस्ट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर हम क्या करें। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी को लॉ के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है और वो जेल के पीछे है, तो उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, वो निरपेक्ष नहीं है। अब उनके वकील ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अच्छा ठीक है, तो आप कहोगे सर ये बताओ जिस जो जेल के अंदर चला जाएगा उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन नहीं होगा, वहाँ भी मिलेगा। दोस्तों जेल में जाने पर भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है। इसका मतलब है कि जेल में जाकर किसी की धुनाई नहीं की जा सकती। किसी को जेल में बंद करके सुबह शाम दो दो उसको घूंसे दे रहे हैं, ये नहीं है, ये वॉयलेशन है। जेल में बंद कर दिया किसी को खाना नहीं दे रहे हैं, भी वॉयलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ए के गोपालन के वकील से, क्या ए के गोपालन साहब खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है। वकील ने कहा ना 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 माय लॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी कुटाई पिटाई कुछ नहीं हो रही है, जेल में आराम से बैठे हुए हैं, बस वो भाषण देना चाहते हैं, नेता आदमी है और नेता बिना भाषण दिए उसका खाना नहीं पचेगा। अब वो नेता है, वो भाषण देना चाहते हैं, और भाषण देने के लिए वो बाहर आना चाहते हैं। अब भाषण देना है तो बाहर आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, भाषण देना आर्टिकल 19 है और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है, दोनों बातें तो अलग अलग हैं। उनके वकील ने कहा ना ना माय लॉर्ड, ये दोनों बातें एक जैसी हैं, दोनों को आप एक साथ देखो। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में ये कह दिया था 21-19 अलग अलग है। पहला ये कह दिया था राइट टू लाइफ को बहुत ही नैरो तरीके से डिफाइन किया था, संकीर्ण रूप में, एक आयामी रूप में। राइट टू लाइफ को बड़े ही नैरो तरीके से डिफाइन किया। और गोपालन को जमानत नहीं मिली, आज़ादी नहीं मिली, गोपालन जेल के पीछे चले गए, गोपालन जेल के पीछे चले गए। लेकिन जरा सोच के देखो दोस्तों, एक तरफ गोपालन केस, दूसरी तरफ मानेका गांधी केस। अब मानेका गांधी गोपालन केस आ रहा था 1950 में, जब राज कपूर की फिल्में थी। सोचो 1950 से और आज का भारत कितना चेंज हो गया। 1950 का मतलब जो आपके दादा वगैरह हुए होंगे, कभी अपने दादा से बैठ के पूछना, तब वो बताएंगे भाई आज की सोसाइटी में क्या फ़र्क था। अरे बच्चों, बड़े बुजुर्गों से कभी कभी बात भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे मानेका गांधी केस आ रहा था। अब मानेका गांधी केस आया। अच्छा, मानेका गांधी को कई बार हम मेनका भी पढ़ लेते हैं। बच्चों मेनका हम इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी भाषा के लोग, हिंदी भाषा मानेका शब्द नहीं होता, मेनका ही होता है। लेकिन चूंकि मानेका गांधी सी वॉज फ्रॉम पंजाब, पंजाब में जो गुरमुखी स्टाइल होती है लिखने की, पंजाबी भाषा होती है, उसका एक्सेंट अलग चलता है। इसे हिंदी में पढ़ते हैं कि हम प्रीति, पंजाबी में पढ़ा जाता है प्रीति नहीं पढ़ा जाता, तो वहाँ एक वाली मात्रा गायब होती है। तो वहाँ तो जो होता ना कि अब अब वहाँ पे आप कहेंगे तो एक
थोड़ा पंजाबी भाषा और उसके बोलने के तरीके अलग अलग हैं, तो कई बार हम ये सुन लेते हैं मेनका गांधी, वो थे मानेका गांधी। और मानेका गांधी अभी भी हैं, जो कि वरुण गांधी की माँ है, और वो इंदिरा गांधी की जेठानी, इंदिरा गांधी की जेठानी थी। या ये कह लीजिए कि सोनिया गांधी की भी, सॉरी, इंदिरा गांधी की बड़ी बहू थी और सोनिया गांधी की जेठानी थी। जेठानी थी क्या, मतलब जेठानी अभी भी है, इसका मतलब है। अब जरा देखो दोस्तों, मानेका गांधी केस आ रहा था 1978 में। अब 1950 से 1978 में बड़ा चेंज आ गया। 1978 बड़ा चेंज आ गया। अब 1978 का मतलब है शोले के बाद का ज़माना, ब्लॉकबस्टर मूवी शोले आई, तो राज कपूर से अमिताभ बच्चन का ज़माना आ गया। अब दुनिया में बड़ा और इतना ही चेंज नहीं था। नेहरू प्रधानमंत्री पहले थे, उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई 75 में, और जिस साल शोले मूवी रिलीज हो रही थी उसी साल इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया 75 में। जिस साल वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता था, तो 70 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता, उस समय एक जमाना था, क्रिकेट क्या टीम थी। अब देखिए दोस्तों कितना बड़ा चेंज आ गया, यही समय का चेंज है। 75 में जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, माइकल होल्डिंग, ऐसे ऐसी टीम में वेस्ट इंडीज के साथ ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे कि बॉलर के सामने बैटिंग करने वाला बैट्समैन डरता था, और वो टीम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो आप समझ सकते हो दुनिया बदलती है। तो 78 के समय इमरजेंसी भी लागू कर दी गई, और इमरजेंसी के दौरान ये सरकार के खिलाफ ऐसा आरोप आया कि सरकार ने बड़े सारे मिसयूज़ किए। सरकार ने सारे विपक्षी दल के नेताओं को जेल के पीछे रख दिया। जब इमरजेंसी आया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल के पीछे थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात होती है? देखो, लिबर्टी का मतलब दोस्तों क्या होता है कि फ्रीडम सबको होना चाहिए। अब अगर किसी व्यक्ति को हम इसलिए बोलने दे रहे हैं कि वो हमारे जैसा बोल रहा है, तो फ्रीडम नहीं है। किसी व्यक्ति को हम इसलिए बोलने दें कि वो हमारे जैसा नहीं बोल रहा है, यही तो फ्रीडम का इंपॉर्टेंस है। हम अपोजिट करते हैं कि हमारे जैसा बोलोगे तो फ्रीडम है, हमारे खिलाफ बोलोगे फ्रीडम नहीं है। ये सही मायने में फ्रीडम का मतलब नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि लेट्स अलाउ द डिफरेंट थॉट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट, भाई जो विरोधी थॉट है वो भी आगे बढ़ें, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। इसलिए आप देखोगे मानेका गांधी केस ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की अलग व्याख्या कर दी, और मानेका गांधी केस ने क्या कहा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मीन्स व्यक्ति का अधिकार नहीं, गरिमा में जीवन का अधिकार। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। अब देखो दोस्तों, डिग्निटी या गरिमा कितना बड़ा मतलब होता है। अब यही तो मानेका गांधी केस की खास बात आई। मानेका गांधी केस ने पहली बार, यदि ये बात पहली बार तो हम नहीं कहेंगे, दूसरी बार कह लीजिए, क्योंकि पहली बार अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी मामला है कि आखिर फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वही मतलब समझा जाए जो लिखा गया है, या उसमें कुछ समाहित मतलब भी है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड टू जीवन और दैहिक स्वतंत्रता लिखा गया है, ये इसी में इन्वॉल्व क्या है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी इसी शब्द में इनहेरेंट है, अंतर्निहित है, छुपा हुआ है। यानी एक जगजीत सिंह की बड़ी फेमस गजल है, हम न होठों से कह पाए हाले दिल अपना कभी, तुम ये समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। ये क्या है? अब खामोशी क्या चीज है आप कहोगे सर कैसे समझे? इसलिए मेरे बच्चों, शब्द ही समझोगे या शब्द की स्पिरिट समझोगे, भावना समझोगे? तो हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे समझा जाए? स्पिरिट ऑफ द टर्म्स आर मोर इम्पोर्टेंट और इट इज स्पिरिट इज मोर इम्पोर्टेंट और टेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट? अरे शब्द का महत्व ज्यादा है या भावना का महत्व ज्यादा है? तो भाई सीधी सी बात है, इसका मतलब है कई बार हम फीलिंग समझ जाते हैं, कई बार होता नहीं, हमने कुछ जबान से कहा भी नहीं, अगला आदमी समझ गया, क्योंकि देयर इज अ टू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो एक खास बात है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ना ना भाई, इसका मतलब केवल संविधान कैसे पढ़ा जाए,
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में उसका स्पिरिट देखो। व्हाट इज स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज स्पिरिट? उस शब्दों के मतलब क्या है? इसलिए दोस्तों कबीर ने कहा था, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। भाई कागज की लेखी का मतलब है संविधान तो कागज पे ही लिखा गया है। इसका मतलब है कबीर ने कहा कि जो कागज की दुनिया है वो तो कम ज्ञान का तरीका है। आंखन देखी इसका मतलब जो सेल्फ रियलाइजेशन किया जाए, जो समझा जाए। भाई आपको लगता नहीं, बात को जैसे मर्जी वैसे देखो। अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को भावना समझना शुरू किया। और आप कहेंगे सर भावना क्या है? तो भावना ठीक वैसे है जैसे आपको कोई दोस्त आपको टेक्स्ट मैसेज करे। आपका कोई दोस्त टेक्स्ट मैसेज करता है आई डैश डैश यू, तो आप क्या समझोगे? और आपका आपके पेरेंट्स आपको वही मैसेज करें आई डैश डैश यू, शब्द एक है, भावनाएं अलग अलग आ गई। इसीलिए हमेशा कागज नहीं पढ़ा जाता दोस्तों। कैसे हम पढ़ पाते हैं? स्पिरिट, भावना। इसलिए मानेका गांधी केस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इज अ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा का अधिकार। अब गरिमा, आप कहो गरिमा, गरिमा कौन है? मेरे क्लास कोई लड़की नहीं। गरिमा इज एडजेक्टिव नॉट नाउन। गरिमा ऐसा नहीं कि जो मेरी बहन है या मेरे क्लास कोई स्टूडेंट है, वो गरिमा नहीं है। गरिमा वो प्रवृत्ति है जो हम सब में है। बिना गरिमा के जीवन है दोस्तों। वो गरिमा कैसी होती है? देखो पुराने ज़माने में शादी विवाह में सब लोग बारात में जाते थे, तो आप देखो पुराने ज़माने में पता चला कि जो ताऊ जी थे, फूफा जी थे, अलग खड़े हुए हैं, बड़े अलग खड़े हुए हैं। तो अब उनसे पूछा जाता था, अरे ताऊ जी खाना खाया? उन्होंने कहा कमाल की बात है, कैसे खा लूँ? कोई पूछेगा तब तो खा लूंगा, तो कोई जानवर हूँ क्या आऊँ? और लेकिन आजकल दोस्तों हम लोग गरिमा उरिमा की परवाह नहीं करते। किसी शादी में गए, गोलगप्पे के पीछे पड़ गए, क्योंकि पहले खा पी लो, गरिमा बाद में आएगी दोस्तों। अब गरिमा क्या कहती है कि हमारा सम्मान होना चाहिए, कोई हमें पूछे खाने के लिए, हमारा भी महत्व है। मैं बारात में आया हूँ और लेकिन बिना पूछे पता लगा गोलगप्पा और छोले भटूरे खाना शुरू कर दिया, तो समझ लो कि हम एनिमल से ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम डॉगी ही हैं समझ लो। भाई डॉगी को बिस्किट दिखा दो, खा लेगा वो। प्यार से दे रहा हो, डांट के दे रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दैट इज नॉट अप्लाई फॉर ह्यूमन बीइंग। अरे मेरे बच्चों को अभी कई बार टीचर बच्चों को डांट देते हैं, तो बच्चे कहते सर मैं बुरा मान गया, क्योंकि डांटना कहाँ हुआ? गरिमा पे ठेस हुआ ना। गरिमा का मतलब क्या? फिर आप कहोगे सर गरिमा का मतलब क्या है? बच्चों हर व्यक्ति में गरिमा पाई जाती है। गरिमा का मतलब क्या है? हमारा अपना व्यक्तित्व है। गरिमा का मतलब क्या है? मेरी अपनी विशेषता है। गरिमा का मतलब क्या है? मैं अद्भुत व्यक्ति हूँ। और गरिमा का मतलब क्या है? मैं जिस रूप में हूं उसी रूप में मुझे मेरा सम्मान किया जाए। इसलिए ये बात होती है डिग्निटी। तो गरिमा का मतलब क्या है? मैं जिस रूप में हूं। अब जिस रूप का मतलब होता है तो हो सकता है कि मैं कोई किसी पद पे हो सकता हूं, अभी ठीक है, उस व्यक्ति गरिमा है। बेरोजगार की भी गरिमा है, टीचर की भी गरिमा है, छात्रों की भी गरिमा है। अरे दोस्तों पद पाने से, पैसा पाने से, कार पाने से गरिमा न बढ़ती है न घटती है। गरिमा तो पैदाइशी हमारे साथ है बच्चों। ये मानव की मूल विशेषता है जो पशु में नहीं पाई जाती। पशु में क्या है? रोटी कपड़ा मकान से बस। आपने देखा होगा पशु को अच्छा बुरा नहीं लगता, रोटी कपड़ा मकान से उनका काम चल जाता है। और इसलिए मान लो किसी एक दोस्त की पार्टी में आप गए, उसने खूब खाना खिला दिया, उसके बाद आप गरिमा पे हमला कर दिया, पेट तो भर दिया, क्योंकि गरिमा पेट में नहीं पाई जाती। गरिमा तो विचारों की बात है, ये तो नैतिकता की बात है। अब आपने उसने खूब खाना खिलाया, उसके बाद उसको डांट दिया, है बेकार का आदमी है, न काम का न काज का, 2.5 किलो अनाज का, हमेशा खाता रहता है। ये आपकी गरिमा पे हमला है बच्चों। उसने खिला के तो आप गरिमा पे हमला कर दिया। ये खास बात है। इसे कई बार बच्चे बुरा मान जाते हैं अपने पेरेंट्स की बात का। पेरेंट्स डांट देते हैं, क्या कर रहा है, सर पढ़ा रहे हैं और मोबाइल पे चैट किए जा रहा है, मोबाइल पे चैट किया जा रहा है। तो बताओ अगर आपके भी कोई घर में बड़ा बुजुर्ग कोई देख रहा है और आके 2 लाफा दे दे, तो आप कहोगे "हे, हमारी गरिमा पे हमला हो गया"। अरे बच्चों शरीर पे हमला आदमी भूल जाता है, गरिमा पे हमला कभी भूलता नहीं। और यही तो मानव की बात है। और आप देखोगे, आप कहोगे सर अच्छा ये मतलब है गरिमा का मतलब हमारी विशेषता, हमारी खासियत, हमारी अपनी पहचान, मानव होने की बात। तो हर व्यक्ति अलग अलग होती है। आप कहो कि गरिमा को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन किया जाए, ये मुश्किल है।
और इसलिए पहले ज़माने में लोग तो गरिमा वगैरह का बड़ा ध्यान रखते थे, बिना पूछे कहीं जाते नहीं थे, बिना निमंत्रण कहीं जाते नहीं थे, बिना पूछे कहीं खाते नहीं थे, बार बार उनको पूछना पड़ता था। अब तो क्या है, बूफे लगा हुआ है, जो मर्जी दिशा जाए खा पी के निकल लिया, खा पी निकल लिया। इसे दोस्तों, अब आप कहोगे सर ये बताओ, गरिमा की बात तो ठीक है, तो रिक्शा चालक की भी गरिमा है, विराट कोहली की भी गरिमा है, इनकी भी गरिमा है, इनकी भी उद्योगपति की गरिमा है। लेकिन आप कहोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, सबकी अपनी अपनी गरिमा है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, कोई किसी के खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अब मामला ये है कि आप कहोगे सर देखिए, इस बात में थोड़ा मुझे डाउट है। whenever we are saying that right to life means right to life with dignity, गरिमा के साथ जीवन का अधिकार की बात होगी, तो आपको सर देखो, रिक्शा चालक और भिखारी गरिमा क्या होती है, तो गरिमा है नहीं। इसका मतलब ये होता है, गरिमा हो सकता है कि एक टेंडेंसी हो, लेकिन उसको फ्लरिश करने के लिए सच मानो शिक्षा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। नहीं तो भी दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, अब जो कई बार किराएदार, अगर आप कहीं सिटी में रह रहे हो और किराएदार हो, टेनेंट हो, तो लैंडलॉर्ड बार बार हमारी गरिमा पर हमला कर दिया, किराया नहीं दिया, किसके साथ आते हो, क्यों रात में इतनी देर आते हो। तो कई बार सच मानो, इसलिए हाउ वी कैन लीड अ लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा में जीवन के लिए ये परिस्थितियां भी होनी चाहिए, तभी तो हम गरिमा में जीवन जी पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अरे जो भिखमंगा है वो क्या चयन करेगा यार, उसकी क्या गरिमा होगी। कहने को तो हमने कह दिया, गरिमा हर व्यक्ति की है। इसलिए एक खास बात है, एक खास बात है कि मानेका गांधी केस ने बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न दे दिया आर्टिकल 21 के डिफिनीशन में, और ये सिलसिला आगे ही बढ़ता चला गया, ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट का विस्तार कर दिया। और सच मान दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज अ टेस्टिमोनी ऑफ अ फ्लरिशिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जैसे जैसे फंडामेंटल राइट का विस्तार होगा, वो तो लोकतंत्र की लिए अच्छी बात होगी, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होगी। अब जरा सोच के देखो, अब आर्टिकल 21 में ये तुमने राइट टू लाइफ की बात कर दी, अब इसी राइट टू लाइफ का कैसे विस्तार कर दिया गया, और फिर एक शब्द और लिखा गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि कुचित प्रक्रिया। अब मानेका गांधी केस का इम्पैक्ट क्या आया, मानेका गांधी केस का इम्पैक्ट क्या आया, और कैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का विस्तार हुआ। तो मानेका गांधी केस दैट वाज प्रोनाउंस्ड इन 1978। मानेका गांधी केस तो वो 1978 में आया था, और मामला सीधा था कि जब मानेका गांधी केस 1978 में आया, उसी के बाद से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का विस्तार होने लगा। तो आप देखोगे, फिर तो ये कह दिया गया, फिर तो वहीं से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का विस्तार होने लगा। जैसे कि ये कह दिया गया था कि स्पीडी स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय, हुसैन आरा खातून केस। त्वरित न्याय की बात आ गई। हुसैन आरा खातून एक लेडी थी जो बिहार में जेल में बंद थी। और आप जानते हो दोस्तों, हमारी बड़ी विडंबना ये है कि जेल में बंद लोग, हर व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं है। आप याद रखो, पुलिस जब किसी के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है, चार्जशीट फाइल करती है, और कोर्ट उसे पनिश करता है, पुलिस के चार्जशीट दायर होने में और कोर्ट के पनिशमेंट होने में बड़ा लंबा समय लगता है। उस फेज को ट्रायल कहते हैं, उस फेज को हम ट्रायल कहते हैं। अब सवाल ये है कि आप देखा होगा कि अभी खास तौर पे जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में हमें देखा होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विद इन 3 मंथ, 90 डेज में आप चार्जशीट फाइल करिए। मैं चार्जशीट भी फाइल नहीं किया। अब कहने को तो ऐसा होता है कि जेल में व्यक्ति वो जाए जिसको न्यायपालिका ने दंड दे दिया हो। बिना जुडिशरी के दंड दिए किसी को जेल में रखना, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बड़ी अजब सी लगती है। और हमारे यहाँ दोस्तों, अंग्रेजों के ज़माने कानून आज भी है। हमारे यहाँ तो कई बार अभी इस बात पर विचार हो रहा है कि अगर किसी को जमानत लेना हो, इसका मतलब बेल, जो सीआरपीसी का पार्ट है, बेल का मतलब है जेल से बाहर आने की प्रक्रिया, जो आपराधिक विधि संहिता में है। अब बेल अगर हमें लेना हो तो हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई रिक्शा चालक है, वो जेल में
किसी ने आरोप लगा दिया कि अमुक व्यक्ति का इसने मर्डर कर दिया। अब रिक्शा चालक बेचारा जेल में चला गया। अब उसको बाहर लाने के लिए हमें कोई तीसरा आदमी चाहिए, और तीसरा वो आदमी जो उसके नाम पर पैसा जमा करे। इसका मतलब है राज्य ये मान के चलेगा कि ये आदमी उसकी गारंटी ले रहा है, और अगर वो भाग गया तो हम इसको पकड़ेंगे, वो पैसा भी से जब्त कर लेंगे। अब बताओ दोस्तों, किसी गरीब आदमी के लिए कौन पैसा देगा पहला, कौन गारंटर बनेगा दूसरा? इसे कई बार तो आप देखोगे, और हुसैना खातून का मामला ऐसा ही था कि वो महिला थी जो जेल में पड़ी हुई थी, उसको जुडिशरी ने दंडित नहीं किया था, और विडंबना इससे ज़्यादा ये थी, यही मामला नहीं था, इससे ज़्यादा विडंबना तो ये थी कि जिस केस में पकड़ी गई थी उसको जितनी सजा हो सकती थी उतना पहले से जेल में बंद थी। इसी कहते स्पीडी ट्रायल। यानी हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे यहाँ पूरी कोर्ट की प्रणाली है, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में ये 10 साल ले लेते हैं। 10 साल तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ कोई मामला चलना शुरू हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो कम से कम 25 साल लग जाता है। अब जरा सोच के देखो, 25 साल में कोर्ट कहेगा कोई व्यक्ति दोषी है, तो 25 साल उसको तुम जेल में के पीछे रखोगे। अमेरिका वगैरह में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका वगैरह में क्या है, यूरोप वगैरह में क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति पुलिस ने पकड़ा और जुडिशरी ने क्या कह दिया कि भाई ऐसा इसको जेल के बाहर रखो, जब तक हम इसको कन्विक्ट नहीं करेंगे तब तक जेल में नहीं रहेगा। उसके हाथ में बैंड बांध दिया जाता है कि बैंड रहेगा, जैसे ये पता चल जाए कि कहीं भागे ना, इसको ये पता चल जाए कि आपको रिपोर्ट करना है। इसलिए दोस्तों बार बार सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जेल नॉट बेल, या बेल नॉट जेल। सुप्रीम कोर्ट कहना है कि भाई अब बेल दो लोगों को, यानी जमानत दो। जब तक कोई व्यक्ति जो अंडर ट्रायल है, जिसके ऊपर कोई अभी मामला सिद्ध नहीं हुआ है और कोर्ट बहुत लंबा टाइम लेगा, ऐसे लोगों को बिलावजह जेल में रखना, ये भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन है, वॉयलेशन है ये। इसे दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद फिर क्या आया कि बल्कि सुनील बत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हथकड़ी, सुनील बत्रा वाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हैंड कफिंग, जो हथकड़ी होती है, ये बिलावजह न लगाई जाए, बहुत भारी हथकड़ी न लगाई जाए। आपको लगता है दोस्तों हथकड़ी लगाना हमारी गरिमा पर हमला है? हथकड़ी लगाने का मतलब है कि हमें एनिमल्स जैसा ट्रीट किया जा रहा है, और नहीं किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, अकेले किसी व्यक्ति को जेल में न रखा जाए। अब आपने किसी व्यक्ति को अकेले कोठरी में रख दिया, वो किसी से बातचीत नहीं कर पा रहा है, वो किसी से मिल नहीं पा रहा है, ये भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट विस्तार करता चला गया, और ये मानेका गांधी केस के बाद से हुआ। ये बात ध्यान रखने की है। अभी मानेका गांधी केस में हम विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया पर भी आएंगे, लेकिन सच मानो में अब देखो कैसे ये हवाई मानेका गांधी केस लैंडमार्क। 7 जजेस की बेंच थी, लेकिन जिस समय ये मानेका गांधी केस आया था उस समय तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या भी लगभग 20 के आसपास थी। उस समय 7 जज बेंच का होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। नीचे लिखा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी किसी को अकेले किसी जेल में नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी विस्तार कर दिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब। अब सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे और विस्तार करना शुरू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री लीगल एड, निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार, ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। और ये बात हुसैना खातून केस में ही कहा, ओल्गा टेलिस केस में कहा, ओल्गा टेलिस में कह दिया कि रेडी पटरी वाली को भी आजीविका का अधिकार है। इन्हें राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, आजीविका का अधिकार भी आता है। फिर एक बड़ा फेमस केस है जिसमें MC मेहता केस, शुद्ध पर्यावरण। MC मेहता केस में कहा गया पोल्यूशन फ्री पर्यावरण, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो शुद्ध पर्यावरण का अधिकार
ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट बन गया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी यौन शोषण भी राइट टू लाइफ का वॉल्यूशन है। ये बहुत फेमस केस था, विशाखा केस। तो दोस्तों हर बात को, हर केस को आपको याद नहीं रखना है, बट सम केसेस आर वेरी लैंडमार्क लाइक विशाखा। विशाखा केस में कहा कि इवन राइट ऑफ अ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज ऑल्सो अगेंस्ट द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज अगेंस्ट द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये बात भी कह दी गई। अब देखो कैसे आर्टिकल 21 का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा कि, और ये शुरुआत हुई मानेका गांधी केस से। तो दिस देयरफॉर मानेका गांधी केस बिकम लैंडमार्क। और कल किसी ने पूछा भी था किशोर कौशल केस क्या है या कौशल कुमार केस क्या है। दोस्तों इसी बात से सब जुड़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि अब देखते हो कि ये समलैंगिक अधिकार, समलैंगिक संबंध, अब आप देखोगे समलैंगिक संबंध, होमोसेक्सुअल रिलेशंस, अगर वो कंसेंट के द्वारा हो रहे हैं तो दैट इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर के केस में। नवतेज सिंह जौहर केस में कहा गया इवन हैविंग द होमोसेक्सुअल रिलेशन इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ आईपीसी की सेक्शन 377 में होमोसेक्सुअल रिलेशन वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन बस सहमत के आधार पे हो तो ये भी बहुत लैंडमार्क डिसीजन था। ये आया कैसे? क्योंकि ये जो नवतेज सिंह जौहर वाला केस है उसके पहले केस आया था नाज फाउंडेशन का। नाज फाउंडेशन ने पहली बार कहा होमोसेक्सुअल रिलेशन नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। और नाज फाउंडेशन केस को पलट दिया कौशल कुमार केस ने। तो लास्ट में फिर 5 जज बेंच आई सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को बदल सकती है बड़ी बेंच से। तो 5 जजेस बेंच आई सुप्रीम कोर्ट की जो नवतेज सिंह, तो कौशल कुमार केस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ओवर रूल हो गया, उसको चेंज कर दिया गया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो नवतेज सिंह जौहर केस है, जिसमें कहा गया 2018 में आया, जिसमें कहा गया कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस आर नॉट क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन आज भी हमारे होमोसेक्सुअल रिलेशन बनाना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन राइट टू लाइफ का पार्ट है। भाई सेक्सुअल रिलेशन हमारा कैसा होगा वो सरकार थोड़ी चयन करेगी। सेक्सुअल रिलेशन कैसा होगा सरकार वो नहीं चयन करेगी। तो ये बात नवतेज सिंह जौहर केस में कही गई। अच्छा बच्चे, अब किसी बच्चे ने पूछा है कि क्या ये समलैंगिक संबंध प्राकृतिक है? बच्चों ये डिबेट अलग है। ये जिसे जो हम पढ़ते हैं हमेशा टू द पॉइंट, हमेशा बहुत सारी ऐसी डिबेट आती है जो हमारे एग्जाम काम की नहीं है। तो मेरे बच्चों को कोशिश करो कि हमारे पास पढ़ने के लिए इतनी काम चीज़ें हैं कि बिला वजह भी दिमाग नहीं लगाना है। तो उन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे उसमें। बाकी हमारे क्लास में कहने मत, जो अपने काम की बात है वो बात देख लें, फिर उसके बाद तुम लोग जो भी कहोगे। अब कोई बच्चा कह रहा है गलत मैसेज जाएगा, अरे मेरे प्यारे बच्चों पहले पढ़े लिख लो, उसके बाद क्या सही हो क्या गलत होगा बाद में दुनिया तय करेगी। न कुछ सही होता है न गलत होता है, ये डिपेंड करता है आप कैसे हैं। अच्छा दूसरी बात ये भी फिर कहा गया निजता का अधिकार, राइट, पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्रिवेसी। तो ये बहुत लैंडमार्क केसेस हैं। राइट टू प्रिवेसी यानी निजता का अधिकार, ये लैंडमार्क केस है। और एक केस का था मोहिनी जैन केस, जिसमें कहा गया कि मोहिनी जैन, जिसमें कहा गया निशुल्क निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। मोहिनी जैन केस में कहा गया यानी फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। निशुल्क शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राइमरी एजुकेशन, इट्स ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो अब आप देखोगे कैसे धीरे धीरे जीवन का अधिकार बढ़ना शुरू हो गया, आर्टिकल 21 का विस्तार होना शुरू हो गया। दैट इज अ
कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मानेका गांधी केस। तो सिलसिला शुरू हुआ मानेका गांधी केस से। यानी मानेका गांधी केस में कैसे किसी ने कहा सुनील बंदा नहीं सुनील बत्रा, मेरे बच्चों ये सुनील बत्रा है, सुनील बंदा नहीं है, ये बत्रा, सुनील बत्रा केस है। और आप देखोगे किसी कोई 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 बच्चा पूछ रहा है कि अरुणा शाहबान केस क्या था। अरे मेरे बच्चों, अरुणा शाहबान केस में देखो हमारा राइट टू लाइफ इज नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन राइट टू लाइफ का मतलब होता है आत्महत्या करना नहीं। हमारे यहाँ राइट टू लाइफ में राइट टू सुसाइड नहीं है। लेकिन अब मान लो कि कोई बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अब कोई वेंटिलेटर पे 1 महीने से है, तो वो अपनी लिख सकता है, अगर उसको होश आए तो वो लिख सकता है कि कहीं न कहीं वो नहीं जीना चाहता, या उसको कोई इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे वो अपने जीवन को ख़त्म कर ले। इसे कहते हैं यूथेनेशिया। यूथेनेशिया। तो ये बात अरुणा शॉनबाग केस में कही गई, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे यहाँ राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ नहीं है। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि एयरटेल के खंभे से कूद जाए और कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस, ये तो दंडनीय अपराध है। यानी न तो मर पाएगा, न उसे पुलिस जीने देगी। इसलिए लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको, तो राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग का मतलब है कि राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग का मतलब क्या है कि अब इतनी भारी भरकम हथकड़ी मत लगाओ। हुआ सुनील बत्रा के साथ ऐसा, इतनी भारी भरकम हथकड़ी लगा दी कि पता सुनील बत्रा का हाथ ही पीछे चला गया। और दोस्तों, अच्छा किसी बच्चे ने पूछा कि सर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, अभी क्वेश्चन हम बता देंगे, एक टॉपिक पूरा हो जाने दो। लेकिन आप देखो ये मेंस से पूछा गया सवाल है, और टॉपिक कैसा होगा आपका अभी आगे बता देंगे। मेंस में सवाल कैसा होगा भाई, पीटी में तो सीधे हो सकता है। पीटी में बार सवाल पूछा गया था कि राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार में क्या है, तो उसमें ऑप्शन था कि यौन चयन का अधिकार, सेक्सुअल चॉइस शादी का अधिकार, ये राइट टू लाइफ का पार्ट है। ये यूपीएससी से पूछा गया सवाल है पीटी का। मेंस में कैसा सवाल था कि पुट्टा स्वामी केस में जो निस्ता का अधिकार में आया, ये कौन सा बहुत लैंडमार्क केस था, पुट्टा स्वामी केस। तो पुट्टा स्वामीवाद में, ये पुट्टा स्वामी कर्नाटका के जज थे, तो पुट्टा स्वामी केस में बात कही गई। तो एग्जामिनर ने क्या जोड़ा था कि पुट्टा स्वामी केस में जो बात कही थी, उसने कहा कि जीवन का अधिकार का विस्तार कैसे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपको निजता के अधिकार की बात नहीं थी। और आप जानते हो आज तो हमारा जो दोस्तों राइट टू प्राइवेसी इतना ब्रीच है, कोई भी हमें फ़ोन कर देता है। और अभी तो आप देखो मेरे साथ एक हादसा हुआ, अचानक किसी ने ऐसा फ़ोन किया और फिर वो सामने से कुछ अजीब सा दिखने लगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राइट टू प्राइवेसी दैट इज़ वेरी ब्रीच। अब आजकल डिजिटल दुनिया है, कई बार हमारे आमने सामने सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। तो आप कहोगे सर राइट टू निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इज एब्सोल्यूट राइट। नो, हमारे कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि तो आप कहोगे सर सीसीटीवी कैमरा लगाना क्या ये निजता के खिलाफ नहीं है। तो बच्चों सीसीटीवी कैमरा लगाने का पर्पस क्या है, पब्लिक ऑर्डर है। और यूरोप और अमेरिका में क्या है कि जो पुलिस घूमता है आसपास, उसके शरीर में पूरा 24/7 और 360 डिग्री कैमरे लगे रहते हैं। वो आपकी पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेगा। हर घर के सामने, हर सड़क पे सीसीटीवी कैमरे हैं, चाहे यूरोप है चाहे अमेरिका है। लेकिन वो डाटा कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। हमारे तो एक जगह फ़ोन नंबर लिखवा दो, कहीं भी फ़ोन नंबर आ जाता है। अब पार्लियामेंट में डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात आ रही है, लेकिन आज जो हमारे डिजिटल दुनिया में राइट टू प्राइवेसी है दोस्तों, एक बार हमने कभी सोचा था कि तानाशाह नहीं रहेगा तो आज़ादी मिल जाएगी। आज तो सबसे बड़े खतरा आज़ादी के लिए टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वर्ल्ड है, क्योंकि वो आपको ट्रेस कर रहा है, वो आपकी लोकेशन बता दे रहा है। तो लेकिन आप जानते हो, मान लो कि अब इसी बात में विवाद हुआ था कि क्या सरकार को आधार कार्ड हर जगह कंपलसरी बनाना चाहिए। तो पुट्टा स्वामी केस में कहा गया नहीं, कंपलसरी मत बनाइए। यानी सोशल स्कीम के लिए आप आधार कार्ड ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लो सरकार अगर आधार कार्ड को कंपलसरी बना दे तो होगा क्या, विपक्ष का कोई भी नेता कहीं जा रहा है तो इसको ट्रेस कर देंगे, क्योंकि आपको टिकट लेने में भी आधार कार्ड लगाना है, कहीं विदेश जाने में आधार कार्ड लगाना है, तो ये भी मामला फंस जाएगा। तो भाई सरकार तो हर जगह सर्विलांस रख सकती है। और आपने सुना होगा भी पेगासस इजराइल का एक सॉफ्टवेयर था,
पेगासस इजराइल का सॉफ्टवेयर था जिसमें ये आरोप था कि सरकार बड़े सारे लोगों के टेलीफोन को टेप कर रही है। अभी ये निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, और निजता का अधिकार पब्लिक में भी है, प्राइवेट में भी है। लेकिन अब दोस्तों कई बार आप देखोगे, अभी राजस्थान में क्या हो रहा था कि राजस्थान के सारे एग्जाम्स में, राजस्थान में भी एग्जाम हो रहा था, उसमें बच्चों के कपड़े तक काट दिए गए। उनको कह दिया गया कि आप ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहन सकते, हाफ स्लीव का कपड़ा पहन के जाना है। अभी कहीं ना कहीं ये इसलिए प्रावधान किया गया कि भाई ये तो राइट टू प्राइवेसी पर हमला है, कि हमने क्या पॉकेट में रख रखा है। लेकिन ये सर्च होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामले में, पब्लिक ऑर्डर के मामले में, सोशल जस्टिस के मामले में ये निश्चित तौर पर ऐसा किया जा सकता है। तो राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन आज के दौर में राइट टू प्राइवेसी बहुत बड़ी बात बन गई है। आप कहोगे सर राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है, केवल अमीरों की बात आप कर रहे हो? अरे गरीब आदमी के लिए प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी के लिए रोटी कपड़े की मकान है, रोटी कपड़े की बात करो। लेकिन बच्चों दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अरे आज जो गरीब आदमी है कभी अमीर भी तो होगा। कलाम साहब कभी न्यूज़पेपर बांटते थे, विराट कोहली कभी साइकिल से मैच की प्रैक्टिस करने जाते थे, आज उन आज वो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से जाते हैं। ये थोड़ी है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ कहाँ जा रहे हैं तो उसका सरकार की जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसलिए आर्टिकल 21 का विस्तार होना स्वाभाविक रूप में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी के व्हाट्सएप मैसेज को देख लेना ये उसकी निजता का उल्लंघन है। किसी को मान लो कि पुलिस किसी की जांच कर रही है, पब्लिकली उसके कपड़े उतरवा ले, ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। अगर आप कपड़े चेक करना है तो अंदर किसी घेरे वाले स्थान पर ही आप ऐसा करेंगे जहां दूसरा कोई व्यक्ति न देख पाए। इसलिए और विशाखा केस में तो ये कह दिया गया कि यौन शोषण को डिफाइन किया गया, और बाकायदा कहा गया कि कोई भी सरकारी या इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के मायने क्या है, वहाँ उसको प्रतिबंधित किया जाए। ये उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आप देखोगे दोस्तों ये राइट टू लाइफ का विस्तार नहीं है, ये सच मायने में राइट टू लाइफ का, फंडामेंटल राइट का डीपीएसपी के साथ मिल जाना है। क्योंकि आप कहोगे ये बताओ सर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 21 में सब बातें मिली कहाँ? बच्चों को भी ध्यान से देखना, ये सारी बातें डीपीएसपी में लिखी गई हैं। डीपीएसपी का मतलब है दिल्ली पुलिस का पुलिस कप्तान नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में पहले से सारी बातें लिखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब हम दूसरों को मिला के पढ़ेंगे। और सच मानो आर्टिकल 21 का विस्तार हुआ तभी तो लोकतंत्र आगे बढ़ा। आर्टिकल 21 बढ़ा है तभी तो स्वाभाविक रूप में लोगों के जीवन का अधिकार बढ़ा, लोगों के अधिकार की बात बढ़ी। तभी तो ये बहुत बड़ी बात है। यही इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 21 का विस्तार ही डेमोक्रेसी का रियल टेस्टिंग है। देयरफॉर होल्डिंग 14 एंड 16 लोकसभा इलेक्शन मे बी मीन्स, अब आप देखोगे 15 लोकसभा 16 लोकसभा इलेक्शन को करा लेना ये मीन्स है। बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट, एक्सपेंडिंग फंडामेंटल राइट। इसका मतलब फंडामेंटल राइट केवल वो नहीं है जो संविधान में लिखा गया है, उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, उसमें बड़ी सारी चीज़ें अंतर्निहित है। और आप कहोगे सर फंडामेंटल राइट की लिस्ट यही है, आर्टिकल 21 में केवल इतने अधिकार हैं? नहीं बच्चों, अब कल के लिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ और बढ़ा देगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रोल है। देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। फंडामेंटल राइट वही नहीं है जो आर्टिकल में लिखा गया है, उसके अलावा भी है जो आर्टिकल में इनहेरेंट है। और इसीलिए आप देखो समाज के साथ नैतिकता बदल जाती है, समाज के विकास के साथ राइट भी बदल जाते हैं, राइट भी बदल जाते हैं। ये बात अब इंटरेस्टिंग है बहुत। समाज के विकास के साथ सब कुछ बदलता है, ये आर्टिकल 21 है। लेकिन अब इसमें एक दूसरी बात भी बतानी है बच्चों। अब इसमें दूसरा एक मामला ये है, और दूसरा मामला ये है कि आर्टिकल 21 में तो बात ठीक है, जीवन के अधिकार की बात हो गई। और मुझे लगता है अब हम एक दूसरी बात भी करेंगे, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग किया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आखिर में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब क्या है, अब इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई बच्चे को सवाल, अगर यहाँ कोई आर्टिकल 21 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हो बच्चों। सेल्फ डिफेंस भी पर्सनल लिबर्टी है, कह सकते हो बच्चों। सेल्फ डिफेंस भाई
हमारे शरीर पे कोई हमला न करे, ये तो हम कह ही सकते हैं। तो किसी में सर कोई कॉल रिकॉर्ड कर सकता है बिना आपकी परमिशन के? नहीं करना चाहिए। पुलिस कर सकती है अगर किसी क्रिमिनल को ढूंढ रही है तो, कुछ एक्सेप्शन उसके हैं, अन्यथा नहीं। तो बच्चों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अब कोई सवाल आपका? पुट्टास्वामी केस जज थे तो सुप्रीम कोर्ट में गए, अरे मेरे बच्चे जज थे, रिटायर हो गए थे, उसके बाद फिर गए थे, तो इतना चिंता मत करो। क्या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाया जा सकता है? हाँ मेरे बच्चे, जाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही, और राष्ट्रपति के पास। दो तरीका है, आगे हम बताएंगे भी। और किसी बच्चे ने पूछा कि मानेका गांधी केस के बारे में और बताइए, तो कल आपको बता देंगे। जब भी द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की उचित प्रक्रिया बताएंगे तो उसमें बता देंगे। किसी बच्चे ने केशव भारतीयवाद की बात की, अरे मेरे बच्चों सब बता देंगे, अभी आगे तो बढ़ने दो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमने धीरे धीरे शुरू किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स बच्चों।